हेलो हेलो हेलो। मैं बांके बिहारी द सिविल्स क्लब के नए प्रोग्राम कॉन्सेप्टोनॉमिक्स में आप सबका स्वागत करता हूँ। कॉन्सेप्टोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि इकोनॉमी के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम आपको रिवाइज करवाएंगे, जिससे कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को आराम से क्रैक कर पाएंगे। 15 मिनट्स के कैप्सूल कोर्सेज होंगे, 15-15 मिनट का चलेगा और 15 मिनट मतलब मे बी 15 मिनट, 17 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट, ठीक है, और वैसा चलेगा। और उसमें आपका सारा टॉपिक्स जो है, जो भी इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। आपको पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल भी होते हैं। एग्जैक्ट प्रोपोर्शन चेंज होता रहता है साल दर साल। बट इकोनॉमी से एक जनरल सेंस ऑफ फियर जो है वो एस्पिरेंट्स में रहता है, और वो इसलिए रहता है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे आगे आने वाले कुछ दिनों तक, तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऐसे लेवल का हो जाएगा कि यूपीएससी कुछ भी क्वेश्चंस को घुमाएगा, इधर से करेगा उधर से करेगा, बट आप फंसेंगे नहीं। ठीक है, इस प्रोग्राम में हम लोग करने क्या वाले हैं, एनसीईआरटी में जितने भी की कॉन्सेप्ट्स हैं, मार्केट में अवेलेबल जो पॉपुलर बुक्स हैं, उन सब को स्टडी कर लिया गया है, उसमें जो भी पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स हैं। और ऑफ कोर्स हमारा जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो है यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, कि वो किस तरह के कॉन्सेप्ट्स पर फोकस कर रहे हैं, किस तरह के कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं, अगर नहीं रिपीट कर रहे हैं तो भी उससे संबंधित क्या सवाल बन सकते हैं। तो ये सब एनालिसिस करके कॉन्सेप्टोनॉमिक्स को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इसमें जो है आपको पीसीएस के क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, सीडीएस का भी मिलेगा। इन सब से क्वेश्चंस को पिक किया गया है, ठीक है, जिससे कि सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए। तो आप आने वाले कुछ दिनों तक अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो लास्ट कुछ दिनों में जो है एग्ज़ाम से पहले आपको इसमें अपना दिमाग उतना ज़्यादा खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, कुछ बात हम मेरे बारे में बात करने का इम्पोर्टेंस ये है कि मतलब आपको लगना चाहिए कि भाई जो आपको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो फिर आपका एक ट्रस्ट जो है बेसिक डेवलप होना चाहिए। तो ये मेरा मार्कशीट है, ठीक है, जो मैंने लास्ट मेंस दिया था 2019 का, मेरा लास्ट अटेम्प्ट भी था वो। तो कुल मैंने 4 मेंस दिए हैं सिविल सर्विसेज के, 2 मेंस दिए हैं फॉरेस्ट सर्विसेज के, ठीक है। और 2019 में आप देख सकते हैं कि मेरे पेपर 1 में 130 प्लस मार्क्स थे, जिसके कारण कि मैं सिविल सर्विस और आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस दोनों के मेंस के लिए एलिजिबल था। एकेडमिक बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो मैं एमटेक हूँ, और मैंने मास्टर्स किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से। ठीक है, ये फ़ोटो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है, मतलब गुड ओल्ड डेज़ का है। मेरी उम्र भी छोटी थी और मैं दुबला पतला भी था थोड़ा। ठीक है, चलिए 2013 का पुराना फ़ोटो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग बढ़ेंगे कैसे, तो आप समझें कि इकोनॉमी के जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको मैंने 5 पांडवाज नाम से 5 स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया है। तो जो टॉपिक्स मनी से डायरेक्टली रिलेटेड चैप्टर्स हैं वो सब यहाँ पर हैं। मैक्सिमम सवाल प्रीलिम्स में यहाँ से आते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर यहाँ पर हो गया, यहाँ पर सरकार का खर्चा और आमदनी की बात हो गई। ठीक है, बजटिंग, गवर्नमेंट बजटिंग, टैक्सेशन, कुछ मिसलेनियस, और ये हो गया आपका नेशनल इनकम, जीडीपी, पोवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। एग्रीकल्चर से भी कुछ सवाल आने लगे हैं हाल फिलहाल में, इंडस्ट्रीज, इस सब से रिलेटेड। ठीक है, तो ये मेन 4 चीज़ हो गया। 5वां एक बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है, कभी कभार 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिक्कत ये है कि 1-2 सवाल भी अगर आ जाता है तो हमको करना चाहिए, क्योंकि फिर प्रीलिम्स वाले दिन शाम में जो है हम उसी 1-2 सवाल को सही कराने के चक्कर में लगे पड़े होते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। चलिए भाई, अब फोकस जो है वो ज़्यादा बना लीजिए। ठीक है, इन्फ्लेशन शुरू कर रहे हैं। इन्फ्लेशन का पार्ट 1। ठीक है, इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको इसका 1 पेज का समरी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, द सिविल्स क्लब चैनल है, तो सिविल्स क्लब को ज्वाइन कीजिए और यहाँ से 1 पेज का समरी भी डाउनलोड कर लीजिए। आप सब ये गाना तो सुने ही होंगे, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं।
तो इन्फ्लेशन के आगे के चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे कि महंगाई को डाइन क्यों कहा गया है, लेकिन महंगाई पर फोकस तो है ही। आईएमएफ भी बोलता है कि इन्फ्लेशन जो है वो इनेमी नंबर 1 है ग्लोबल इकोनॉमी का। तो देखते हैं, और आईएमएफ की बात तो दूर की है, अगर आप घर में ही घर वालों से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि आटा चावल का दाम जो है वो भागता ही जा रहा है, पॉकेट खाली हो रहा है। क्यों हो रहा है? इन्फ्लेशन के कारण। ये सेशन अगर आप अटेंड करते हैं तो यू विल नेवर मेक मिस्टेक्स इन थिंग्स लाइक डिफिनीशन ऑफ इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर, इस सब टाइप के क्वेश्चन पर आप कभी गलत नहीं करेंगे। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन ग्रोथ, फिलिप्स कर्व, स्टैग्नेशन, इन सब से सवाल कभी न कभी आया ही है। तो इन सब से जुड़े सवाल को आप कभी गलत नहीं करेंगे अगर आप सावधानी से सुनेंगे तो। चलिए सुनना शुरू कीजिए। क्या है इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन को आप दो तरीके से सोच सकते हैं। पहला, इन टर्म्स ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, किसी भी वस्तु के प्राइस में इंक्रीज को, ठीक है। बट इतना भी आसान नहीं है, किसी भी वस्तु के नहीं। अगर हम इसका डिटेल डिफिनीशन देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि इसमें थोड़ा सा और क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। तो इन्फ्लेशन हम किसको कहते हैं? सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब सस्टेन्ड इंक्रीज का मतलब हुआ कि अगर हम एक पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस के बास्केट का दाम ट्रैक करें तो उसका दाम बहुत ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खट से बढ़ा और खट से धड़ाम से गिर गया तो हम फिर उसको इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि कोविड के टाइम में जैसे मास्क का दाम अचानक से बढ़ा और फिर वही मास्क का दाम वापस 10 रुपये पे आ गया, तो फिर हम उसको इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो सस्टेन्ड इंक्रीज नहीं था। तो प्राइस जो है वो बढ़े और ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा हुआ रहना चाहिए। तो दैट्स वन। सेकेंड, सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ऐसा नहीं कि सस्टेन्ड इंक्रीज अगर एक दो गुड्स के प्राइस में हो रहा है तो हम उसको फिर इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। जनरल प्राइस लेवल, आपको पता है कि इकोनॉमी में जो है वो हज़ारों नहीं लाखों गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग जनरली कुछ 100 गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। तो हमारी जो ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ता है, हमारे पॉकेट पर जो प्रभाव पड़ता है वो कुछ 100 गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसको हम कहते हैं बास्केट, ठीक है। तो जो मोस्ट यूज्ड आइटम्स है उसको इकोनॉमिस्ट एक बास्केट में डाल लेते हैं और फिर कहते हैं कि अगर ये कुल बास्केट का टोटल प्राइस, ठीक है, अगर डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है, इसको ट्रैक करते हैं। तो अगर इस बास्केट का टोटल प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन है। तो फॉर एग्जांपल अगर बास्केट का प्राइस पहले 100 रुपया था, फिर 120 हो गया, 130 हो गया, तो दिस इज केस ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेशन मतलब सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एक चीज़ समझ लीजिए, ओवरऑल बास्केट का प्राइस इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, तब हम इसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि बस केला का दाम इंक्रीज हो रहा है, 5 रुपया से 10 रुपया हो गया, लेकिन बास्केट का दाम 100 रुपया पर 100 रुपया ही टिका हुआ है, तो फिर वो इन्फ्लेशन का केस नहीं होगा, ठीक है। बास्केट इंक्रीज होना चाहिए। दैट वाज डेफिनेशन नंबर 1। 2, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन को देखने का दूसरा नज़रिया क्या है? इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ठीक है। पैसे की औकात बढ़ रही है या घट रही है, परचेजिंग पावर। तो इन्फ्लेशन जब भी होता है तो इससे पैसे की परचेजिंग पावर डिक्रीज करती है, ठीक है। मतलब अगर पहले 100 रुपया में एक बास्केट सामान आपको मिल रहा था 2025 में मान लीजिए, तो 2026 में अगर 100 रुपया में आधा बास्केट ही मिलता है, ठीक है, 2026 में, तो आप क्या कहेंगे कि 100 रुपया तो 100 रुपया है, लेकिन इसका ये सामान खरीदने का क्षमता घट गया, उसका कैपेसिटी रिड्यूस हो गया, परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो इन्फ्लेशन अगर आता है तो मनी का परचेजिंग पावर घट जाता है, मनी कमज़ोर हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, नोट्स पक्का बनाते चलिए, ठीक है। ओके, अब हम एक देखते हैं कि भाई हम लोग बात कर लिए कि इन्फ्लेशन जो है वो प्राइस राइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम? अगर हम बोलते हैं कि फरवरी 2025 में इन्फ्लेशन 4% था,
तो भाई इन्फ्लेशन 4% था, किसके कंपैरिजन में, मतलब कब से लेकर के, किस टाइम से लेकर के फरवरी 2025 तक में प्राइस जो है वो इंक्रीज किया 4% से। दो ऑप्शन है आपके पास, क्या जनवरी 2025 से फरवरी 2025 के बीच में प्राइस 4% इंक्रीज किया, या फरवरी 2024 से फरवरी 2025 के बीच में प्राइस 4% इंक्रीज किया। तो ये सही जवाब है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का मेजरमेंट जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पर होता है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पर इन्फ्लेशन का मेजरमेंट होता है, ठीक है। साल मतलब अगर फरवरी 2025 का इन्फ्लेशन देखेंगे तो वो है इन कंपैरिजन टू फरवरी 2024। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। चलिए भैया, ये क्वेश्चन बना करके दिखाइए आप कि आप अभी क्लास को सुन रहे थे, ठीक है। ड्यू टू इन्फ्लेशन छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ है। अगेन पॉज करके जल्दी से आंसर फाइंड आउट कीजिए, कमेंट में लिखिए और उसके बाद फिर से चला करके देखिए। तो ड्यू टू इन्फ्लेशन क्या होता है, पहला सही है, प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज करता है, सही बात है। बी, वैल्यू ऑफ मनी फॉल करता है, हाँ भाई देखे तो पैसा का औकात जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। औकात दिखा दिया जाता है पैसा को, मतलब परचेजिंग पावर जो है मनी का वो रिड्यूस होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बी भी सही है, मतलब आंसर हो गया डी, ठीक है। बोथ ए एंड बी। सी एक्सचेंज रेट वाला कोई रिलेशन नहीं है अभी, तो डी आंसर हो गया। देखिए इसके साथ आप एक और चीज़ समझ लो भाई, कभी कभी कितना बार क्या होता है ना कि आपको ए आंसर सही दिख गया, आप ए मार के सोचे भैया मेरा तो पूरा सही है, एग्जाम से निकले मिलाए पता चला क्यों भाई डी क्यों है, फिर आपको पता चला अरे बी भी सही था, ठीक है। तो सावधान रहिए, सारे ऑप्शंस को देखिए फिर आंसर मारिए, ठीक है। इसका आंसर डी था। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब हुआ रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस। बस इन्फ्लेशन की जगह हम प्राइस राइज डाल दिए, ठीक है। तो प्राइस इंक्रीज होने का जो रेट है उसको हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये फंडा क्लियर हो गया कि अगर पहले प्राइस लेट से 4% से इंक्रीज कर रहा है तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4% है। प्राइस बाद में 5% से इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज कर गया, ठीक है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब भाई आप एक चीज़ बताओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ के जवाब दीजिएगा। इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिक्रीजिंग व्हाट इज हैपनिंग टू द प्राइस। अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन घट रहा है, अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल पहले 5% के रेट से इंक्रीज हो रहा था और वो चीज़ अब 4% के रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है। भैया देखो, रेट ऑफ इन्फ्लेशन तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन प्राइस अभी भी बढ़ रहा है, मतलब गाड़ी चल रही है। भले ही हो सकता है कि गाड़ी पहले 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बढ़ रहा था, अब में भी 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो स्पीड गाड़ी का घटा है लेकिन गाड़ी आगे ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो इफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिक्रीजिंग इट मीन्स प्राइस इज स्टिल इंक्रीजिंग, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है, इस पे इसको कभी आप फंसिएगा नहीं, इसमें कभी आप गलत नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगेन वही चीज़ है कि अगर पहले कोई चीज़ 90 रुपये का था, 11% से इंक्रीज़ हो गया 11.11%, तो 100 रुपये का हो गया। अब ये 100 रुपये से अब 5% इंक्रीज़ हो गया तो उस चीज़ का दाम अब 105 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो तो घटा, 11% से 5% हो गया, बट जो प्राइस है वो तो इंक्रीज ही हो रहा है ना, 90 से 100 हुआ, 100 से 105 हुआ, ठीक है। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीजिंग मतलब स्टिल प्राइस इज इंक्रीजिंग, ये फंडा बहुत क्लियर रखिए। चलिए अब देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है डिसइन्फ्लेशन और डीफ्लेशन का। समझने में बहुत ही आसान है लेकिन अगर आप पढ़े नहीं हैं तो आपको लगेगा दोनों बहुत ही ऐसा कंफ्यूजिंग हो जाता है। देखिए, रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर रिड्यूस हो रहा है बट पॉजिटिव है, मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन लेट्स से कि पहले 6% था, अब 4% हो गया, अब 2% हो गया, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन रिड्यूस हो रहा है बट स्टिल पॉजिटिव साइड में ही है। तो मतलब यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ अगर आ रहा है तो ऐसे केस को हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन का केस।
ठीक है, ऐसे केस को हम कहते हैं केस ऑफ डिसइंफ्लेशन। ओके, तो डिसइंफ्लेशन में क्या हो रहा है, प्राइस इज राइजिंग बट स्लोअर रेट। ठीक है, प्राइस तो अभी भी बढ़ रहा है बट धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये है डिसइंफ्लेशन। क्लियर। अब देखिए दूसरा केस क्या होता है कि अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन परसिस्टेंटली निगेटिव हो रहा है, फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इन्फ्लेशन -6% है, मतलब हम लोग इस जोन में आ गए। ठीक है, तो अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन निगेटिव हो रहा है तो वैसे केस को हम कहते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन में क्या हो रहा है, प्राइस इज रिड्यूसिंग। ठीक है भैया, इसमें बहुत सावधान रहना है। तो डिसइंफ्लेशन में प्राइस इज राइजिंग बट स्लोअर रेट, डिफ्लेशन में प्राइस रिड्यूस कर रहा है। तो ये जोन जो है वो डिफ्लेशन का जोन है। होपफुली अब आप लोग कभी गलत नहीं करेंगे। अब जल्दी से बता दीजिए कि इन्फ्लेशन का अपोजिट क्या होगा। चलिए यहीं पर बता दीजिए, आगे वाले स्लाइड में है बट यही बता दो भैया। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इन्फ्लेशन का अपोजिट क्या होगा, प्राइस जो यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। प्राइस डिक्रीज किस में कर रहा है भाई, डिफ्लेशन में प्राइस डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये पक्का अच्छे से याद रखना है कि इन्फ्लेशन का जो अपोजिट है, ठीक है, इन्फ्लेशन का जो अपोजिट है वो डिफ्लेशन है। अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन नहीं है। ये फंडा क्लियर रखिए भाई। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी एकदम नॉर्मल चलेगी। और इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो इसके इस तरफ में इन्फ्लेशन, इसके इस तरफ में डिफ्लेशन। ठीक है, इधर प्राइस राइज हो रहा है, इधर प्राइस घट रहा है। ठीक है, चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप होमवर्क बना करके देखिए, बताइए। ठीक है, कि ये केस ए है, ये केस बी है, दोनों में से कौन सा केस डिफ्लेशन का है, कौन सा केस डिसइंफ्लेशन का है। सॉल्व करके आप कमेंट में बताइए। ठीक है, अब सवाल यह है कि इज डिफ्लेशन गुड फॉर इकोनॉमी, क्या डिफ्लेशन जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। देखते हैं, थोड़े देर में देखेंगे। ठीक है, कि डिफ्लेशन में इकोनॉमी पर क्या प्रभाव होता है। बट आप लोग इस पर सोचिए, व्हाई प्राइस इज रिड्यूसिंग, किसी चीज़ का दाम क्यों घट रहा है। बना जो समोसा बेचने वाला भगवान थोड़ी है। ठीक है, तो क्यों घट रहा है, प्रोबेबली बिकॉज क्योंकि डिमांड कम हो रहा है। भैया डिमांड कम हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए, इस पर सोचिए। ठीक है, हम इसको फिर से आएंगे, इस पर अभी आप सोचिए। चलिए जल्दी से एक बार टेस्ट कर लें कि आप लोग पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन क्या है भाई, तो देखो, ए सडन फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी, जैसे करेंसी नहीं, ठीक है, ये करेंसी से रिलेटेड है ही नहीं। पहले पॉज करके आप आंसर बता लीजिए, खुद देख लीजिए। इट इज़ परसिस्टेंट रिसेशन इन बोथ ऑफ फिनेंशियल एंड रियल। नहीं, ऐसा कोई मतलब ऐसे नहीं है परसिस्टेंट रिसेशन का मतलब, अगर कुछ भी दूसरा और नहीं होता तो मे भी इधर जाते। बट सी को देखिए, इट इज़ परसिस्टेंट फॉल इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यही तो है डिफ्लेशन, क्योंकि डिफ्लेशन क्या है भाई, निगेटिव है इन्फ्लेशन का। तो इन्फ्लेशन है परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस, तो डिफ्लेशन क्या होगा, परसिस्टेंट फॉल। तो आंसर हो गया हमारा सी। ये डी जो है, इट इज़ फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये बताइए भैया इसको क्या कहते हैं, फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये है डिसइन्फ्लेशन। देखें कितना 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 बुधियारी से जो है वो फंसाने का ट्राई कर रहा था। सी डिफ्लेशन का डिफिनीशन है, डी जो है वो डिसइन्फ्लेशन का डिफिनीशन है। आपको ट्रैप कर रहा था। ठीक है, बट अगर आप पढ़े रहेंगे तो क्यों ट्रैप होंगे, नहीं होंगे। चलिए अब अगला टॉपिक, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या संबंध है। एक चीज़ तो सिंपल याद रखने के लिए समझ लीजिए पहले कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ का संबंध जो है वो जय और बीरू जैसा है, मतलब दोनों एक साथ रहता है।
ठीक है। आप एक को अगर बुलाएंगे तो दूसरा बिन बुलाए मेहमान खुद ही आ जाएगा। जनरली इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ एक साथ ही होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली एक साथ होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों के बीच का लिंक मनी सप्लाई है, ठीक है। देखिए, जब इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ जाएगा, या तो आरबीआई नया नोट छाप दिया या बैंक सस्ता लोन दे दिया, तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आने लगा तो आप क्या करेंगे? आप ज़्यादा बार बाजार जाएंगे, टीवी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, नया लैपटॉप खरीदेंगे, फ़ोन ख़राब नहीं हुआ है फिर भी खरीदेंगे। इन सब चीज़ों से क्या होगा? मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, है कि नहीं? इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है, हम सब हैप्पी हैं, ठीक है। लेकिन साथ में जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो बेचने वाले हैं, वो देखेंगे वाह डिमांड बढ़ रहा है, तो वो चुपचाप जो है वो प्राइस लेवल इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस इंक्रीज़ होगा, तो इंक्रीज़ इन प्राइस लेवल। तो आप देख तो इसलिए इन्फ्लेशन होगा। तो आप अगेन देखें कि सेम चीज़ मनी सप्लाई जब आप इंक्रीज़ कराते हैं तो इसी के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ जाता है और इसी के कारण इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं जनरली, ठीक है। फंडा क्लियर हो गया, जय वीरू का साथ है, ये याद रखिए। बैक आते हैं, इज डिफ्लेशन गुड फॉर इकोनॉमी? अरे भाई, ठीक है, हम लोग पहले देखें कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ ये दोनों एक साथ जाता है, मतलब लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम इन्फ्लेशन का अपोजिट डिफ्लेशन करते हैं, ठीक है, अगर प्राइस घटने लगता है तो साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है वो स्लो डाउन में बदल जाता है, स्लो डाउन और रिसेशन में बदल जाता है, ठीक है। टेक्निकल टर्म है ये सब, अभी हम उतना ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ पर नहीं जा रहे, मोटा मोटी समझिए कि डिफ्लेशन अगर होगा तो एग्रीगेट डिमांड घटेगा, मतलब एग्रीगेट डिमांड घट रहा है इसीलिए डिफ्लेशन हो रहा है, और अगर एग्रीगेट डिमांड घटेगा तो रिसेशन आ सकता है, इकोनॉमी स्लो डाउन में जा सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो सकता है, लोगों को जॉब ढूंढने में मुश्किल आ सकती है। मतलब लिख लीजिए, अभी अगेन लिख लीजिए कि इज डिफ्लेशन गुड फॉर इकोनॉमी? नो। परसिस्टेंटली हाई डिफ्लेशन जो है वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। चाइनीज़ इकोनॉमी अभी डिफ्लेशन में जा रही थी तो बहुत समस्या हो गया था, ठीक है। चलिए जल्दी से अब ये सवाल बनाइए। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ यूजुअली कपल्ड विथ, ये यूपीएससी 2011 में पूछा था, पॉज करके जवाब दे दीजिए और आपको पता है कि सही जवाब इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपको हैप्पी रखता है, लेकिन साथ में आपको डिस इन्फ्लेशन का जो है वो रोना पड़ता है। सॉरी, इकोनॉमिक ग्रोथ आपको हैप्पी रखता है और साथ में आपको इन्फ्लेशन का डंडा जो है वो भी खाना पड़ता है, तो ये दोनों एक साथ जाता है। अगर आप एक बार वो ये फंडा समझ गए तो भाई फिलिप्स कर्व भी समझ जाएंगे। क्यों? आपको पता है कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ एक साथ जाता है, ये तो आप अभी देखे हैं, ठीक है भैया। अगर इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ एक साथ जाएगा तो नॉर्मली इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ क्या जाता है? एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन ग्रोथ के साथ आता है नॉर्मली, ठीक है। कभी कभार जॉबलेस ग्रोथ होता है बट अभी हम उसको नहीं मान रहे। तो इन्फ्लेशन के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, है कि नहीं? ओए क्या बोल दिया? अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो घटेगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा, ठीक है। तो फिलिप्स कर्व क्या बोलता है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। एक अगर ऊपर होगा तो दूसरा नीचे जाएगा, या इन्फ्लेशन रेट अगर नीचे जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। तो अगर आपको इन्फ्लेशन अच्छा नहीं लग रहा है, आप चाहेंगे कि इसको हम नीचे करें, जैसे ही आप इसको नीचे करेंगे तो दूसरा थप्पड़ खट से गाल पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो फिलिप्स कर्व जो है इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। फिलिप्स कर्व में इधर इन्फ्लेशन रेट है, इधर इन्फ्लेशन रेट है और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और फिलिप्स कर्व क्या बोलता है कि अगर आप 2 पॉइंट के बीच में अगर आप ट्राई करेंगे कि इन्फ्लेशन रेट रिड्यूस हो, अगर आप इन्फ्लेशन को 8% से 2% पर घटाने का ट्राई करेंगे, तो साथ में एक और चीज़ होगा जो आपको शायद अच्छा ना लगे, वो है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यही रिलेशन है। फिलिप्स कर्व किसका रिलेशन है? रेट ऑफ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। कैसा रिलेशन है? इन्वर्स है भाई, उल्टा है। ठीक है, चलिए एक चीज़ होता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन जो है वो आपकी दुनिया को अभी पलट के रख देगा। अभी हम लोग क्या देखें कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ एक साथ जाता है। मतलब अभी हम लोग क्या देखें भाई कि अगर आपको इन्फ्लेशन रुलाता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ का साथ में मलहम भी लगाता है। तो ऐसा होता है जनरली, ठीक है, नॉर्मली इकोनॉमी में यही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा करवट लेता है भाग्य कि स्टैगफ्लेशन आ जाता है। मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो होगा ही, ठीक है, और साथ में एक चीज़ होगा, वो है स्टैग्नेशन और रिसेशन। ठीक है, तो ये हो गया दोहरी मार, इसी को कहते हैं दोनों गाल पर थप्पड़। कि स्टैगफ्लेशन वैसा सिचुएशन है जब इन्फ्लेशन भी हाई है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो है। ठीक है, तो ये दोनों रोना रोना है, दोनों थप्पड़, ऐसा केस को स्टैगफ्लेशन देखते हैं। 1970s में यूएसए में स्टैगफ्लेशन हुआ था। क्यों हुआ था? प्रोबेबली क्रूड ऑयल का सप्लाई क्रंच होने के कारण। ठीक है, प्रोबेबली, वी आर नॉट श्योर, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी श्योर नहीं है, बट प्रोबेबली यही कारण था कि क्रूड ऑयल का सप्लाई क्रंच हो गया, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रीजन था, मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रहा था, यूएसए सपोर्ट कर रहा था इसराइल को। इस कारण से अरब कंट्रीज़ उसका क्रूड ऑयल सप्लाई कट कर दिया। सप्लाई कट कर दिया तो ऑफ कोर्स सप्लाई कट हो गया तो प्राइसेस बढ़ गया, हाई इन्फ्लेशन हो गया। लेकिन सप्लाई कट हो गया तो हाई दाम पर भी क्रूड ऑयल अवेलेबल ही नहीं था, क्योंकि वो सप्लाई नहीं कर रहा था। इस कारण से यूएस की इकॉनमी और आसपास के वेस्टर्न कंट्रीज़ की इकॉनमी स्टैग्नेंट होने लगी, रुकने लगी थी। तो उसको हम कहेंगे स्टैगफ्लेशन का केस था। ठीक है, अब जल्दी से ये सवाल बनाइए और इसका जवाब हमको दीजिए, कमेंट में बताओ भाई, क्योंकि बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए हो गया। अब आप लोग कल फिर से मिलिए और हम इसी कड़ी में दूसरा आगे का देखेंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं और उससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मटेरियल। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।